हेलो एवरीवन। आज हम केमिकल बॉन्डिंग का जो लास्ट वाला पार्ट हमारा बच गया था, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, या तो इन शॉर्ट ये जान लो कि हम एमओटी के बारे में जानना चाहते हैं। एमओटी का मतलब होता है मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये वाला हमारा टॉपिक बचा था, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद एज सुन एज़ पॉसिबल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर स्टार्ट कैसे करते हैं हम लोग, इसको एक थ्योरी के थ्रू समझाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज LCAO। LCAO का मतलब होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ाए हुए हैं, 1s 2s 2p जो ये होते हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। एक एटम के अंदर जो ऑर्बिटल होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन लाई करता है, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे की बात करते हैं। इस थ्योरी के हिसाब से ना एटॉमिक ऑर्बिटल को इस थ्योरी ने माना हुआ है एक वेव। क्या माना हुआ है? वेव। और वेव के बारे में आप ज़्यादा डीप में या डिटेल में पढ़ते हैं फिज़िक्स में, वो भी लास्ट चैप्टर में जो फिज़िक्स का आपका 11th क्लास में आता है, जिसको हम स्पेशली वेव्स के नाम से प्रोनाउंस करते हैं। तो अब पहले वेव के बारे में थोड़ी सी बेसिक बातें जान लेते हैं, जो मैंने आपको थोड़ा बहुत पहले पढ़ाया हुआ है, बाकी नहीं, ठीक है। ये बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है एक वेव का। वेव यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है ये वाला, इसको बोलते थे लैम्डा या वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। और वेवलेंथ को डिनोट करते थे, शायद आपको बता रखा हूँ मैंने, लैम्डा से, ठीक है। ये ऊपर वाला पार्ट जो होता है इसको क्रेस्ट बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को ट्रफ बोलते हैं। क्रेस्ट की जो हाइट होती है उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। सिमिलरली जो ट्रफ की डेप्थ होती है उसको भी हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। जब दो वेव आपस में टकराती हैं तो वेव के टकराने को आपस में बोलते हैं इंटरफेरेंस। जैसे कि आपने कभी पानी में पत्थर मारा हो, तो आप दो एंड पर पानी को टच करोगे तो अलग अलग, मान लो यहाँ पर आपने पत्थर मारा, इस जगह पर पत्थर मारा एक, तो यहाँ से वेव निकलेंगी कुछ। सिमिलरली यहाँ से कुछ वेव निकलेंगी, आपस में जाके टकराएंगी। तो वेव्स का आपस में टकराना, इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस, ठीक है। अभी जो इंटरफेरेंस होता है वेव का, ये दो टाइप का होता है। एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है? जब दो वेव कुछ ऐसे टकराएं कि पहले का क्रेस्ट दूसरे के क्रेस्ट पे फॉल करे और दूसरे का ट्रफ पहले के ट्रफ पे फॉल करे। मतलब ये वाला पार्ट इसके ऊपर गिरे, ये वाला पार्ट इसके ऊपर गिरे, तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट को सपोर्ट ही करेगा ना। सपोर्ट करेगा तो जो एम्पलीट्यूड, यहाँ तक का जो डिस्टेंस मान लो 2 मीटर था, तो अगर दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो नई जो वेव बनेगी उसको बोलेंगे रिजल्टेंट वेव। क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट वेव। तो ये जो वेव है आपकी वो है रिजल्टेंट वेव। इसका एम्पलीट्यूड कुछ बढ़ के निकलेगा, कुछ ज़्यादा आ जाएगा। सिमिलरली नीचे वाले डायरेक्शन में भी एम्पलीट्यूड कुछ ज़्यादा निकलेगा। क्लियर है? तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, वो इंटरफेरेंस वेव्स का जब दोनों की क्रेस्ट और दोनों की ट्रफ आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएं और रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड ऊपर वाले डायरेक्शन में और नीचे वाले डायरेक्शन में दोनों में बढ़ जाए, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। फिर बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में देखो क्या होता है कि अगर एक वेव का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ पे फॉल कर जाए, तो ये एक दूसरे को सपोर्ट ना करके अपोज कर रहा है ना, तो अपोज करेगा तो जो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड होगा ना वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। देखो ये इस वाले से और इस वाले दोनों से ही कम आ गया। सिमिलरली इन दोनों में से ये वाला भी कम हो गया, ठीक है। एग्जैक्ट वेव जैसा शेप नहीं आ रहा, बना लेना, ठीक है, समझ जाना। तो ये वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है ऊपर और नीचे डायरेक्शन में दोनों में छोटा हो जाता है, तो ये इंटरफेरेंस होता है बेसिकली। तो आगे की बात करते हैं कंडीशन फॉर द कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। हमने क्या माना यहाँ पे, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं इनको हमने वेव मान लिया, और वेव का हमने इंटरफेरेंस करा के देखा कि आपस में टकराती कैसे हैं, चलो मान ली। अब जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में टकराएंगे, कुछ इस तरीके से टकराएंगे। देखो एटम्स जब आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल। सिमिलरली एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन करते हैं तो बनता है मॉलिकुलर ऑर्बिटल। क्या बनता है? मॉलिकुलर ऑर्बिटल। इसीलिए हमने थ्योरी का नाम लिखा है मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT, ठीक है। तो हम मॉलिकुलर ऑर्बिटल कब बना पाएंगे? जब हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे। तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे तब जाके बनेगा मॉलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। और एटॉमिक ऑर्बिटल को हमने क्या मान लिया यहाँ पे? वेव। वेव कैसे टकराती हैं? या तो कंस्ट्रक्टिवली टकराती हैं या तो डिस्ट्रक्टिवली टकराती हैं। सिमिलरली जैसे ही एटॉमिक ऑर्बिटल एक वेव हमने मान ही लिए हैं, तो वो जब टकराएंगे तो क्या बना लेंगे? मॉलिकुलर ऑर्बिटल बना लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंडीशंस फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब चूंकि हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स को वेव मान ही चुके हैं, तो अब इसके बारे में कंडीशंस पढ़ लेते हैं कि ये दोनों वेव आपस में टकराएंगे कैसे। मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन कैसे करते हैं। कम्बिनेशंस के लिए इनकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं। पहले कंडीशन, द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव द सेम और नियरली द सेम एनर्जी।
मतलब लगभग दोनों की एनर्जी बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब समझ लो, इसका मतलब होता है कि अगर 2p ऑर्बिटल है तो वो 2p से ही कंबाइन करेगा, 1s है तो वो 1s से ही कंबाइन करेगा, क्योंकि दोनों का शेप और दोनों की एनर्जी बिल्कुल बराबर है। तो जिनकी एनर्जी बराबर है और शेप बिल्कुल सेम है, सिर्फ वही आपस में कंबाइन करते हैं जिनको हम वेव मान के आपस में टकरवाते हैं। ठीक है, चलो। तो पहला पॉइंट आता है द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव द सेम और नियरली द सेम एनर्जी। सेकंड पॉइंट, द कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव द सेम सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस। दोनों की सिमेट्री सेम होनी चाहिए, मतलब दोनों का शेप सेम होगा तभी सिमेट्री सेम होगी ना। थर्ड पॉइंट, द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट ओवरलैप टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी, फॉर एग्जांपल ये एस ऑर्बिटल है, मान लो 1s का, ये भी 1s का ऑर्बिटल है, क्योंकि दोनों का शेप एस का पता है ना आपको, स्फेरिकल होता है। ये दोनों जितना ज़्यादा एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, इस ओवरलैपिंग रीजन में ही इलेक्ट्रॉन होता है, उतना अच्छा मॉलिक्यूल बनेगा, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। क्लियर है? चलो, तो 1s हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल था, ये 1s भी हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल था। दोनों ने कंबाइन करके जो नया ऑर्बिटल बनाया उसको हमने क्या बोला? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोला। क्या बोला? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, सिग्मा और पाई। क्लियर है? सिग्मा जो होता है ये और ये पाई वाला, ये कब बनता है इसको जान लेते हैं पहले। देखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब बना? जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन कर रहे थे, ऐसे बन रहे थे ना। एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हमने मान लिया था वेव, और वेव दो तरीके से कंबाइन करती हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से। तो अब ये मान लो, अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे होंगे तो बॉन्ड बनता है कौन सा? नहीं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में बढ़ाना है वो तो। पर इतनी बात याद रखो, सिग्मा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होता है और पाई यहाँ पे वीक होता है। स्ट्रॉन्ग मतलब यहाँ पर ओवरलैपिंग ज़्यादा हुई होगी, यहाँ पर ओवरलैपिंग क्या हुई होगी बेटा? ज़्यादा। यहाँ पर ओवरलैपिंग ज़्यादा और यहाँ पर पाई वाले में ओवरलैपिंग कम। और आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, पाई वाला कब बनता है? जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। क्लियर है? तो ये पाई वाला बना होगा, ये वाला सिग्मा बना होगा। ये टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया। अब मुद्दे की बात जान लेते हैं जो हमें मेनली याद रखनी है पेपर और एग्जाम्स वगैरह के लिए, दैट इज़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है, अब देखो ध्यान से, होता क्या है। ये जो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना रहे हैं, ये बना रहे हैं O2 के लिए। मान लो किसके लिए बना रहे हैं? O2 के लिए। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। कितना होता है? 8। तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8। तो O2 के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 16 हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है, O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 16। ठीक है, तो दो ऑक्सीजन के एटम कंबाइन करेंगे तब मॉलिक्यूल बनेगा एक O2 का। ऐसे बनेगा ना। हमने क्या किया, इस तरफ इस वाली एक्सिस पे हमने ले लिया एनर्जी को, और यहाँ पर लिखने शुरू कर दिया एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सिर्फ लेफ्ट वाले पार्ट को देखो, भी जितना बताया जा रहा है उतना देखो। ठीक है, तो अगर मैं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने लगूँ तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p4, ऐसे लिख सकते हैं। ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। काउंट करके देखो, 2 2 4 और 4 8 होते हैं। वेरी गुड। तो 1s के अंदर हम कितने इलेक्ट्रॉन भर दें भाई? 2 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। चलो भर दिए। अपोजिट स्पिन बनाना ज़रूरी है। फिर 2s की बात करते हैं तो 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। वेरी गुड। फिर 2p की बात आती है तो पहले इसको हाफ फिल्ड करेंगे, 1 2 3, और फिर एक को भर देंगे डबल करके। ठीक है, ये 2p4 हो गया। तो ये 1s2 हुआ, ये 2s2 हुआ, ये 2p4 हुआ। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है एक ऑक्सीजन का। ऐसा ही दूसरा ऑक्सीजन का एटॉमिक ऑर्बिटल हमने इधर बना लिया। तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इधर होंगे और 4 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे। वेरी गुड। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं दोनों तरफ। यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं मेंशन कर देता हूँ, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है। जब एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन करता है तभी ना एक मॉलिक्यूल बनता है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो जो बीच में ऑर्बिटल्स बने हैं उसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्लियर है? आगे देखो, तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने आपस में कंबाइन करना शुरू किया तो बने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब यहाँ पर एक सिंपल रूल ये है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो बनाएंगे। ये 1s है ना, तो देखो यहाँ पे 1s वाला कुछ है और यहाँ भी 1s वाला ही कुछ है। जब 1s आपस में टकराते हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। एक होता है सिग्मा 1s, एक होता है सिग्मा स्टार 1s। 2s जब कंबाइन करते हैं इसको बोलते हैं सिग्मा 2s, एक होता है सिग्मा स्टार 2s। स्टार का मतलब होता है एंटी बॉन्डिंग
एंटी बॉन्डिंग लिख देता हूँ मैं, एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं इसको। पिछले कुछ बच्चों की पिछले वीडियोस में कुछ कंप्लेन थी कि वो लिख नहीं पा रहे थे साथ में। तो सिंपल प्रोसीजर ये रहता है, जो मैं बोलता हूँ ना उसको पहले सुना करो, स्क्रीन को पॉज करो, पहले नोट्स लिख लिया करो, फिर उसके बाद दोबारा समझने की कोशिश करा करो। कोई बात नहीं, 2 बार में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1s हुआ, ये 1s हुआ, तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड हुए और बन गया हमारा क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है? अब सुनो, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड हुए तो 2 ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, जिसमें से एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी होती है कम और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी होती है ज़्यादा। ठीक है, जिसकी एनर्जी कम होती है हम उसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है उसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक बात यहाँ पे याद रखना, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है ये बनता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से, क्योंकि ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल, और दोनों को हमने क्या माना? वेव माना। अगर ये दोनों कुछ ऐसे कंबाइन करेंगे, कंस्ट्रक्टिवली कंबाइन करेंगे तो बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से कंबाइन करेंगे तो बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है? इस वाले केस में एंटी बॉन्डिंग की हमेशा एनर्जी ज़्यादा रहेगी, किससे? बॉन्डिंग वाले से। ठीक है, चलो यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल एक और है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल और है, ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो ये बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग। क्लियर है? तो 2s जब आया तो एक बना, पहले देख लेते हैं यहाँ से, इसको बोलते हैं सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। इसको बोलेंगे 2s वाले का है तो इसको बोलेंगे सिग्मा 2s, इसको बोलेंगे सिग्मा स्टार 2s। सिग्मा स्टार मतलब फिर से एंटी बॉन्डिंग, और ये वाला बॉन्डिंग। नीचे वाला हमेशा बॉन्डिंग होगा और ऊपर वाला हमेशा एंटी बॉन्डिंग होगा। फिर बात करते हैं 2p की। 2p के तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम थी। देखो एनर्जी लेवल में तो ये तीनों सेम आ रहे हैं ना, इनकी तीनों की एनर्जी सेम थी, सेम तीनों की एनर्जी यहाँ पर थी, आपस में आपने कंबाइन कर दिया। अब एक बात याद रखना, यहाँ पे काम की बात बताता हूँ। ये जो p वाला होता है ना, 2p वाला, इसका पहला जो होता है इसको px बोलते हैं, दूसरे वाले को py बोलते हैं, और तीसरे वाले को pz बोलते हैं। एक बात याद रखना, जो pz होता है वो हमेशा हेड ऑन ओवरलैपिंग करता है, जो मैंने आपको पहले पढ़ा रखी है। हेड ऑन ओवरलैपिंग करता है और हमेशा बनाता है सिग्मा बॉन्ड। क्या बनाता है? सिग्मा बॉन्ड। जबकि py और pz वाले करते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग और बनाते हैं वो पाई बॉन्ड। क्लियर है? तो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल इधर, 3 ऑर्बिटल इधर, तो ऑब्वियसली बात है 3 और 3 6, तो टोटल ऑर्बिटल मॉलिक्यूल वाले कितने बने चाहिए? 6। देख लेते हैं। एक ऑर्बिटल, एक मिनट, ये तो नीचे वाले का है, ये वाला। एक ऑर्बिटल, 2 3 4 5 और 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन तीनों की वजह से बने। नीचे वाले का नाम रखा हमने सिग्मा 2pz। मैंने सिग्मा क्यों लिखा 2pz के आगे? क्योंकि pz वाला हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है? सिग्मा। मैंने बताया अभी आपको, ये pz वाला ऑर्बिटल हमेशा क्या बनाता है? सिग्मा बनाता है, सिग्मा 2pz। और अगर px और py वाले की बात करेंगे तो साइडवाइज ओवरलैपिंग करेंगे और दोनों की एनर्जी सेम होगी। मैंने इसलिए इक्वल टू का निशान लिखा है यहाँ पे। दोनों की एनर्जी क्या होगी? सेम। एनर्जी सेम कैसे पता लगती है? कि दोनों जो ऑर्बिटल्स हैं क्या वो सेम एनर्जी के लेवल पे लाई कर रहे हैं इस ग्राफ में? ठीक है, तो px py वाले की एनर्जी सेम, तो ये बॉन्डिंग हो गए नीचे वाले तीनों, और ये एंटी बॉन्डिंग हो गए। कोई दिक्कत तो नहीं। अब एक रूल याद रखना, ये रूल होता है 1 to 2 1 का। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। जो बच्चा इसको स्किप कर गया वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहेगा। अगर आपको O2 की बात करें तो O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 16। एक ऑक्सीजन में 8, तो O2 में कितने? 16 हो गए। ये 16 इलेक्ट्रॉन आपको इसके अंदर भरने हैं। ठीक है, आपको पहला सीक्वेंस समझ में आ गया, सिग्मा 1s होता है, फिर सिग्मा स्टार 1s होता है। पहले आप लो एनर्जी वाले में भरेंगे, एनर्जी इधर है, पहले लो एनर्जी में, फिर धीरे धीरे हाई एनर्जी की तरफ आप इलेक्ट्रॉन भरते चले जाएंगे। तो जब आप इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करेंगे हायर एनर्जी लेवल्स में, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 2 2 करके भरते रहे। फिर जब आप इसमें इलेक्ट्रॉन भरने का नंबर आएगा ना, तो आपको पहले एक यहाँ भरना पड़ेगा, फिर एक यहाँ भरना पड़ेगा, फिर करोगे, क्योंकि सेम एनर्जी लेवल पर हमेशा इलेक्ट्रॉन पहले हाफ फिल्ड किए जाते हैं, फिर फुल फिल्ड किए जाते हैं। ये बात भी क्लियर हुई। अब मैं आपको रूल बता रहा था 1 to 2 1 वाला। इस 1 to 2 1 के बारे में ध्यान से रखना है, याद बात को समझ के। ये क्या रूल है कि अगर आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन किसी भी मॉलिक्यूल में 14 हो या तो 14 से कम हो, ठीक है, 14 किसके अंदर होते हैं? N2 के अंदर होते हैं। देखो, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो N2 के अंदर कितने हो जाएंगे? 14 या तो उससे कम इलेक्ट्रॉन अगर आपको भरने हो तो आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1 2 1 2। 1 2 1 2 का मतलब क्या है और 1 2 2 1 का मतलब क्या है? ध्यान से सुनो। ये 1 2 1 2 और 1 2 2 1 हम यहाँ से काउंट करना शुरू करते हैं 2p वाले से।
ये इस वाले पार्ट से ऊपर, क्योंकि हर जगह पर इतना पार्ट तो हर डायग्राम में कॉमन होगा। नीचे वाला, ऊपर की बात करते हैं, सॉरी ये गलत बना दिया, ये यहाँ से इतना पार्ट तो हर जगह कॉमन होता है। ऊपर वाला पार्ट तो 1 2 का मतलब क्या हुआ, पहले एक 1 फिर 2 और फिर 1। यहाँ मैंने 1 2 2 1 क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के लिए लिख रहे हैं, तो 16 होते हैं ना, मतलब 14 से ज़्यादा है, तो 14 से ज़्यादा हम फार्मूला लगाते हैं, मतलब 15 और उससे ज़्यादा वालों पे लगाते हैं 1 2 2 1। और अगर यहाँ पर 14 या उससे कम इलेक्ट्रॉन होते तो हम लिखते 1 2 1 2, मतलब यहाँ 1 लिखते पहले, ऑर्बिटल 1 बनाते, फिर 2 बनाते, फिर इस वाले को उठा के नीचे ले आते और इस वाले को उठा के ऊपर ले जाते। आई थिंक आई एम वेरी मच क्लियर अबाउट दिस, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, इसकी प्रैक्टिस करनी है और थोड़े से क्वेश्चंस खुद को सॉल्व करने आएगा समझ में। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन भरने की। तो इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन हमें मालूम थे O2 में कितने होते हैं, 16। तो हम भरना शुरू करेंगे, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दूसरा इधर, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, 8th 9th 10th, फिर 11th में हाफ फिल करेंगे, फिर 12th 13 14, ऐसे ही ना। फिर यहाँ पे 15 और यहाँ पे लिख देंगे बेटा 16, सॉरी ऊपर ही बनाना था, ठीक है, ये 16 इलेक्ट्रॉन हमारे भर चुके हैं, ठीक है हमने। अब एक चीज़ आती है यहाँ पे, एक आता है मेन फार्मूला, दैट इज़ कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर निकालना। बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, इसको लिख लेना ढंग से पूरा, बॉन्ड ऑर्डर होता है। इस बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है। अब मतलब समझो इसका क्या होता है, ये जो जिसमें स्टार नहीं था वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थे, और जिसमें स्टार था वो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थे। तो नॉर्मल वाले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हमें यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालना है ऑक्सीजन का। मैं बॉन्ड ऑर्डर की डेफिनेशन आपको इसको निकालने के बाद बताऊँगा ताकि ज़्यादा क्लैरिटी हो। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए फार्मूला हमने लिख लिया, पहले लिख लेते हैं बॉन्डिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। देखो ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, ये एंटी बॉन्डिंग है छोड़ो इसको, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 2 2 और 2 4 और 2 6 हो गए। नहीं ये एंटी बॉन्डिंग है ना, सिग्मा स्टार है ये सिग्मा स्टार वाला है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, बॉन्डिंग। फिर इसमें आ जाते हैं, ये नीचे वाले हमेशा ये वाले तीनों क्या थे, बॉन्डिंग थे, तो 2 इसके काउंट करते हैं, कितने हो गए, 2 2 4 और 2 6, फिर 1 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के अंदर हो गए। तो अगर मुझे इस फॉर्मूले पे लिखना पड़ा तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हाफ, तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन लिखूंगा 10, फिर लिखूंगा एंटी बॉन्डिंग वाले, एंटी बॉन्डिंग में 2 तो यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, और ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल कितने हो गए 6। तो यहाँ लिख दूंगा 6। बताओ डिवाइड, ये आंसर क्या निकलेगा, 10 - 6 = 4 एंड 4/2 = 4/2 क्या होता है, 2 ही तो होता है। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर हमारा निकल के आता है 2 का मतलब देखो क्या होता है, जब ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन में क्या यहाँ पे 2p6 होता, अगर यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम कुछ ऐसा लिख देते 2 6, मतलब इसके पास आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट पूरा करने में 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है ना, तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, डबल बॉन्ड बना लेता है। तो 2 एटम्स के बीच में जितने बॉन्ड बनते हैं उसी को बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। क्या हमने बॉन्ड ऑर्डर अभी यहाँ पे 2 निकाला है, ऐसे निकलेगा, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ठीक है। अब आपको प्रैक्टिस करने हैं किस किस के बॉन्ड ऑर्डर निकालने का, एक डायग्राम बनाएंगे होमवर्क के फॉर्म में और मुझे PDF में सबमिट करेंगे, ठीक है। मैं आपको कुछ होमवर्क टाइप का दे देता हूँ ताकि आपका हैंड टू हैंड प्रैक्टिस भी होती रहे, और हो सके तो मेरे को PDF भी भेज देना, ठीक है। तो ये O2 का आप निकालेंगे, एक निकालो O2 पॉजिटिव का, एक निकालो O2 नेगेटिव का। सिमिलरली आप N2 का निकालो, N2 पॉजिटिव का निकालो, N2 नेगेटिव का निकालो, बॉन्ड ऑर्डर। एक और बात बतानी रह गई, एक होता है मैग्नेटिक कैरेक्टर। क्या होता है, मैग्नेटिक कैरेक्टर। तो मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होता है, 2 तरह के होते हैं सब्सटेंस, एक होते हैं पैरामैग्नेटिक, एक होते हैं डायामैग्नेटिक। असल में तो ये बहुत सारे टाइप के होते हैं, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरस मैग्नेटिक, ठीक है, ये बहुत सारे होते हैं। लेकिन अभी इन दोनों को ही जानो क्योंकि एग्जैक्टली ये पूरा का पूरा चैप्टर यूनिट आएगी आपकी फिजिक्स में 12th क्लास में, ठीक है। तब आपको ज़्यादा डिटेल में समझना पड़ेगा सब चीज़ों को। तो अभी पैरामैग्नेटिक के बारे में याद रखो, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेट के पास जाना चाहते हैं, मतलब अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागना चाहते हैं, रिपेल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को,
तो उसको डायमैग्नेटिक बोलते हैं। अब हमारे जैसे हमने O2 की बात की, तो O2 पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड के पास आना चाहता है या दूर जाना चाहता है, ये कैसे डिसाइड किया जाता है? ये डिसाइड करता है वही डायग्राम जो अभी हमने पढ़ा। ये डायग्राम ने कुछ पढ़ा, इस पूरे डायग्राम में उठा के देखो, क्या सारे इलेक्ट्रॉन जो आपने बीच में भरे हैं वो सारे पेयर्ड हैं या अनपेयर्ड भी है कोई? तो हमें यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिख रहे हैं जो अनपेयर्ड हैं। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड निकल गया, क्या निकल गया? अनपेयर्ड, तो वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक, मतलब पूरा मॉलिक्यूल ही पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। और अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। डाय मतलब 2 होता है, तो सारे इलेक्ट्रॉन अगर 2-2 की पेयर में हैं तो डायमैग्नेटिक। ऐसे याद रखना है आपको। तो अब देखो इसमें क्या करना है, करना क्या है। तो पैरामैग्नेटिक होता है जब इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो। यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाए तो वो पैरामैग्नेटिक, और अगर सारे पेयर्ड हो जाएं तो पैरामैग्नेटिक। ठीक है। आई होप विद दिस योर चैप्टर हैज़ बीन कवर्ड अप। तो अब कुछ बचा नहीं है इसके अंदर। अब हम नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे। मैं कोशिश करूँगा उसको एट ए स्ट्रेच 30 मिनट्स के वीडियो में विद इन अ वीक आपको कंप्लीट करा दिया जाए नेक्स्ट वीक में। ठीक है। तो उसको देखें, साथ साथ नोट्स कंप्लीट करें, और हो सके तो कोई बच्चा अपना PDF वगैरह भेज दें। एक और बात याद रखना कि अगर कुछ प्रॉब्लम होती है और कुछ डाउट्स आते हैं तो कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो। आप लोग कमेंट्स ही नहीं करते हो, ठीक है, ज़्यादा। तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स वगैरह डाल दिया करो ताकि मुझे पता लग जाए क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, उसका मैं सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में डालने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।